इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि। ग्रामीण क्षेत्र किसको कहते हैं? ऐसा एरिया जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम हो। ऐसे एरिया में अगर और आसपास कोई नगर पालिका नगर निगम ना हो, तो ऐसे क्षेत्र में अगर आपकी भूमि है, कृषि भूमि है, तो उसको पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं। उसको बेचने से जो भी लाभ हानि होता है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। गोल्ड बॉन्ड्स, धारक बांड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, ये भी पूंजी संपत्ति नहीं होते हैं। ये सब बॉन्ड्स कर मुक्त होते हैं। अब पूंजी संपत्ति क्या होती है तो हमने देख लिया। अब पूंजी संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो पूंजी संपत्ति 2 प्रकार की होती है। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई संपत्ति शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? तो आपने जो संपत्ति बेची है वो आपके पास कितनी अवधि रही है, मतलब खरीदने और बेचने के बीच डिस्टेंस कितना है, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगी या लॉन्ग टर्म की। सपोज अचल संपत्ति है, जैसे भूमि है, भवन। अचल संपत्ति किसको कहती है? जो चल नहीं सकती है, भूमि भवन, है ना। अगर ये संपत्ति आपके पास 24 माह या कम रही है, 24 मंथ, एग्जैक्ट 2 ईयर या उससे कम रही है, तो वो क्या रहेगी? शॉर्ट टर्म। और 24 माह से अधिक रही है, आपके पास रहने का मतलब ये कि आपने जब खरीदी या आपके पास वो संपत्ति आई, उसके 24 माह बाद अगर आपने उसको बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म, और 24 माह के अंदर बेच दिया है तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब चल संपत्ति है, जैसे बहुमूल्य आभूषण आदि, तो इसके लिए आप अवधि क्या देखेंगे? 36 माह। आपके पास वो संपत्ति जब भी आई है उसके 36 माह के अंदर अगर आप बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म, और 36 माह से बाद में बेचेंगे तो वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा, दीर्घकालीन होगा। कंपनियों के अंश, ऋण पत्र, फंड्स, यूनिट्स आदि है, तो 12 माह से कम आपके पास रहे तो शॉर्ट टर्म, 12 माह से अधिक रहे तो वो क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड अंश, डेप्ट फंड आदि 24 माह या कम रहे तो शॉर्ट टर्म, और 24 माह से अधिक रहे तो लॉन्ग टर्म। ऐसे ही व्यापारिक संपत्तियां जो है, जिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ऐसी संपत्तियां कितनी भी अवधि आपके पास रहें वो हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगा के हर ईयर की वो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमेशा क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। तो इन नियमों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, किस कैटेगरी में आ रही है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सपोज़ हमारे पास कोई प्रॉपर्टी जैसे अचल संपत्ति है, तो 24 माह से कम रही है, 24 माह से अधिक रही है, वो शॉर्ट टर्म तो हमने डिसाइड कर दिया। अब उस पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना? लॉन्ग टर्म अगर कोई संपत्ति है तो उस पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना, तो इसका मैंने फॉर्मेट दिया है आपको। सर्वप्रथम हम क्या लेंगे? जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी ली, उसको बेचने में हमने देखा कि जिस ड्यूरेशन में हम बेच रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? सेल्स प्राइस लेंगे। सेल्स प्राइस में से उसको सेलिंग के खर्चे जो भी होते हैं, सेलिंग के खर्चे, जैसे हमने दलाल के मार्फत वो प्रॉपर्टी बेची है तो उसका दलाली जो लगी है या अदर कोई एक्सपेंसेस लगे हैं, तो वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? नेट सेल्स प्राइस आ जाएगी। अब नेट सेल्स प्राइस में से उस संपत्ति को आपने जब भी परचेस किया होगा तो कोई पेमेंट तो दिया ही होगा, तो वो पेमेंट उसके स्थायी, जैसे रजिस्ट्री या और किसी तरह के स्थायी खर्चे हुए हैं, स्थायी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो दोनों प्लस करके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन हमेशा इसी के बेस पे होगी। अब हमने कोई प्रॉपर्टी देखी, हमारा पीरियड देखा, तो वो लॉन्ग टर्म में आ रही है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म में आ रही है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले इसमें भी हम सेल्स प्राइस लेंगे, लेस ऊपर की तरह इसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? नेट सेल्स प्राइस आ जाएगी।
इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर तो संपत्ति का क्रय मूल्य माइनस करते हैं, बट इसमें इंडेक्स कॉस्ट माइनस की जाती है। प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट निकाल के माइनस की जाती है। इसमें होता क्या है कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास लंबी अवधि से रहती है और इंडेक्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, तो अगर वही प्राइस ली जाए तो बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन हो जाता है हमारा। तो इसलिए इसमें से क्या किया जाता है, इंडेक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। और अगर उस प्रॉपर्टी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, सपोज़ बिल्डिंग हमने जब खरीदी थी वो ग्राउंड फ्लोर थी, हमने कुछ समय बाद उस पर फर्स्ट फ्लोर बना दिया, तो वो इम्प्रूवमेंट हो गया ना। तो इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्स कॉस्ट निकाल के ये माइनस करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें से हम विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ जो गवर्नमेंट हमको देती है, आयकर अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग जो रिबेट मिलती है वो माइनस करते हैं। वो मिलती है अंडर सेक्शन 54 के तहत। वो माइनस करेंगे तो ये आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हमको यहाँ एक बात और समझनी होगी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालें तो दोनों का अगर प्लस में आंसर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये एक दूसरे से माइनस नहीं होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो कवर की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कवर नहीं कर सकते हैं। अब संपत्ति की लागत कैसे निकाली जाए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, कैसे देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के पूर्व प्राप्त की हो या खरीदी हो तो मूल लागत जो ओरिजिनल प्राइस है उसकी वो, या 1 अप्रैल 2001 को उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो दोनों में से अधिक होगी उसको उस संपत्ति की कास्ट कहेंगे। और जैसा कि हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चूँकि अगर वो संपत्ति 2001 के पहले की है तो लॉन्ग टर्म ही रहेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट निकालनी रहेगी। इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो दोनों में से ज़्यादा हो वो लेंगे, फिर इंडेक्स लेंगे और अपॉन में 2001-2002 का इंडेक्स लेंगे जो कि 100 है। वो बेस 2001-2002 को लिया गया है जो 100 रहता है। अगर आपको चलो संपत्ति उपहार में मिली है, आपने कोई कास्ट ही पे नहीं की है उसकी, तो फिर क्या करेंगे, तो आपसे पहले जिसने वो संपत्ति, जिसने आपको गिफ्ट दिया है, उसने तो वो खरीदी होगी, उसने जिस प्राइस पे खरीदी उस प्राइस को संपत्ति की लागत हम मान लेंगे। ये तो हो गई संपत्ति की लागत। कब की, जब वो 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी हो। अब यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी है या क्रय की है तो उसकी इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी ओरिजिनल प्राइस इनटू इंडेक्स प्रीवियस ईयर का और अपॉन में परचेजिंग ईयर इंडेक्स, जिस वर्ष वो खरीदी गई है उस वर्ष का इंडेक्स लेंगे और इस तरीके से इंडेक्स कॉस्ट निकाली जाएगी जो हमारे पहले के फॉर्मेट में यूज़ होगी। यहाँ पर हम वो प्राइस लिख लेंगे। इसके बाद स्थायी सुधार लागत की सूचकांकित लागत या इंडेक्स कॉस्ट, तो ये कैसे निकाली जाती है, इंडेक्स कॉस्ट इनटू गत वर्ष प्रीवियस ईयर का इंडेक्स और अपॉन में जिस वर्ष उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार किया गया है, रिपेयर किया गया है, उस वर्ष का इंडेक्स। पर ये रिपेयर कौन सा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, इससे संपत्ति की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से इंडेक्स कॉस्ट निकाली जाती है। अब जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमको कुछ रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 54 से 54G तक की। वो रिबेट क्या है, तो इसमें पहली रिबेट हमको मिलती है रिहायशी मकान के हस्तांतरण से प्राप्त राशि का विनियोग अन्य मकान क्रय करने पर पूंजी लाभ में छूट।
अंडर सेक्शन 54 क्या है ये? अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस सेल करते हैं, उससे जो आपको कैपिटल गेन होता है, उस राशि से यदि आप नया मकान खरीद लेते हैं, पर कब? वो मकान बेचा उसके 1 वर्ष पहले, या अगले 2 वर्षों में आप खरीद लेते हैं, या अगले 3 वर्षों में आप बनवा लेते हैं नया मकान, या राशि कैपिटल गेन अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं, तो ये छूट प्राप्त होती है। अब कितनी राशि की छूट प्राप्त होती है? तो नए मकान की लागत जो भी आई है वो, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका है, जो दोनों में से कम होगा, इसके कारण आपकी इनकम माइनस में नहीं जानी चाहिए, नील हो सकती है। सपोज़ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, जैसे ऊपर के फॉर्मेट में अगर हम देखें ये फॉर्मेट, तो इसमें जैसे यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, वो जितना आ रहा है छूट के पहले, सपोज़ यहाँ 5 लाख आ रहा है और आपने 6 लाख का मकान नया खरीद लिया, जो उसकी कंडीशन को पूरी करने के लिए 1 वर्ष पूर्व या अगले 2 वर्षों में या 3 वर्षों में बनवा लिया, तो 6 लाख की छूट नहीं मिल पाएगी। छूट कितनी मिलेगी? 5 लाख की, क्योंकि आपके पास पैसा कितना है? 5 लाख है, क्योंकि अगर 6 लाख माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में चला जाएगा। तो इस रिबेट के कारण आपकी इनकम माइनस में नहीं होनी चाहिए, नील हो सकती है। तो उसमें आपको छूट कितनी मिलेगी? इस नए मकान की जो भी कास्ट है वो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दोनों में से कम होगा, उसकी छूट आपको मिल जाएगी। पर यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो आपने नया मकान खरीदा है वो अगले 3 सालों में आप वापस नहीं बेचेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका नया और पुराना दोनों कैपिटल गेन क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली छूट आपकी हुई रिहायशी मकान पर। अब दूसरी छूट की बात करें, कृषि भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त राशि का विनियोग अन्य कृषि भूमि क्रय में करने पर पूंजी लाभ में छूट, अंडर सेक्शन 54B। कृषि भूमि, तो अभी हमने देखा था कृषि भूमि संपत्ति की श्रेणी में नहीं आती, पर कौन सी? जो गांव में है, 10,000 से कम जनसंख्या वाले गांव में है। लेकिन आपके पास शहर में कृषि भूमि है, तो वो तो भूमि है, वो तो संपत्ति है आपकी। अगर वो संपत्ति आप बेच के, कृषि भूमि बेच के उस राशि से नई कृषि भूमि खरीद लेते हैं, 1 साल पहले या अगले 2 सालों में आप नई कृषि भूमि खरीद लेते हैं, तो आपको ये छूट मिलेगी। छूट कितनी मिलेगी? तो पहले जैसा ही है कि नई कृषि भूमि की लागत या जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, जो दोनों में से कम होगा, वो छूट मिलेगी। इसके कारण भी आपकी इनकम क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं जाना चाहिए। और इसमें भी वही कंडीशन है कि आप अगर पूंजी लाभ खाता योजना में पैसे जमा कर देते हैं तो भी आपको ये छूट मिल जाएगी। पर आपको जो योजना में पैसे जमा किए ना, उसको जब भी निकालेंगे आप कृषि भूमि ही खरीदेंगे, वो भी 2 साल के अंदर ही। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नया और पुराना दोनों पूंजी लाभ आपके क्या हो जाएंगे? कर योग्य हो जाएंगे। और ये जो नई कृषि भूमि आपने खरीदी ना, वो भी आपको 3 सालों में बेचना नहीं है। अगर बेच दिया तो फिर वही कि उस पर भी आप टैक्स देंगे। थर्ड है भूमि भवन के भूमि या भवन का अनिवार्य अधिग्रहण। आपको पता है कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी भूमि भवन ले लेती है, उनको कुछ काम रहता है वहाँ या कुछ काम करना रहता है तो वो अधिग्रहित कर लेती है। पर ऐसा नहीं है कि अधिग्रहित करती तो कुछ पैसा नहीं देती, वो कंपनसेशन आपको देती है। तो आप क्या करते हैं, जो कंपनसेशन आपको दिया उससे कोई नई भूमि भवन खरीद लेते हैं। नया भूमि और भवन आपने कहीं खरीद लिया तो क्या हो जाएगा? पूंजी लाभ में छूट मिल जाएगी। वही अगले 2 सालों में खरीद ले या 3 सालों में बनवा ले और 1 साल पहले कोई खरीदा हो तो छूट मिल जाएगी। और वो छूट कितनी मिलेगी? नई पूंजी भूमि भवन की लागत या पूंजी लाभ जितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दोनों में से कम होगा, उसकी छूट मिलेगी। और अगर आप पूंजी लाभ खाते में पैसा जमा कर देते हैं तो भी ये छूट मिल जाएगी। इसमें भी शर्त यही रहेगी कि अगले 3 वर्षों में आप फिर से ये नहीं बेचेंगे। अब ये भूमि भवन हस्तांतरण से प्राप्त राशि का उपयोग निर्दिष्ट बांड्स में विनियोग करने पर पूंजी लाभ में छूट, धारा 54 54EC। आपने कोई भूमि भवन बेचा, उससे जो राशि मिली, गवर्नमेंट ने कुछ निर्दिष्ट बांड्स बना रखे इसके लिए, प्राधिकरण वाले, ग्रामीण प्राधिकरण, तो उन बांड्स में अगर वो राशि आप विनियोजित कर देते हैं
तो पूंजी लाभ में छूट मिलती है, पर अधिकतम छूट कितनी मिलेगी? 50 लाख रुपए तक, उससे ज़्यादा छूट आपको नहीं मिल पाएगी। मैक्सिमम 50 लाख, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिलती है। अगला है पूंजी लाभ से प्राप्त राशि का उपयोग विशिष्ट कोष की इकाइयों में विनियोग पर पूंजी लाभ में छूट, धारा 54 अंडर सेक्शन 54 EE। इसमें भी यही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से, और उससे आप कोई विशिष्ट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, विशिष्ट कोष में वो पैसा यूनिट्स में, गवर्नमेंट की यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं 6 माह से अधिक की अवधि वाले, तो आपको रिबेट मिल जाती है। और ये रिबेट भी कितनी मिलती है? 50 लाख की, मैक्सिमम 50 लाख। फिर है अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त राशि का विनियोग रिहायशी मकान में करने पर पूंजी लाभ में छूट, अंडर सेक्शन 54F। अब ये छूट क्या? अन्य संपत्तियाँ, जैसे आपने ज्वेलरी बेच दी, भूमि भवन छोड़ के अन्य कोई संपत्ति, जैसे कृषि भूमि बेच दी, है ना, तो ये संपत्तियाँ बेच के अगर आप कोई मकान खरीदेंगे, रिहायशी मकान खरीदेंगे, तो छूट प्राप्त होगी। अब इसमें छूट की राशि क्या करनी है? हमको निकालनी रहती है। और इसमें छूट की राशि कैसे निकलती है कि नए मकान की लागत, कास्ट ऑफ न्यू हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अपॉन में नेट सेल्स। इस फार्मूले से जो अमाउंट आएगा उसकी छूट आपको मिलेगी, है ना। पर इसमें कंडीशन है, पहली तो वही कि आप नया मकान 3 साल में फिर से नहीं बेचेंगे, और दूसरा इसमें ये है कि इस नए मकान के अलावा आपके पास एक से ज़्यादा मकान नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास पहले से 2 मकान हैं और आप ये तीसरा मकान खरीद लें तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। अगला है शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने, भूमि भवन और मशीनरी पूंजी लाभ में छूट, अंडर सेक्शन 54। ये क्या है? अगर आपकी जो उद्योग है या इंडस्ट्री है वो शहरी क्षेत्र में है और उसको आप चाहते हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में उसको स्थापित कर लूँ, तो आप क्या करेंगे? शहरी क्षेत्र की भूमि भवन मशीन को बेचेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में क्या खरीदेंगे। तो यहाँ की भूमि भवन बेचने से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, उससे आप ग्रामीण क्षेत्र की भूमि भवन जितने में खरीदा है उतनी आपको छूट मिल सकती है। नए भूमि भवन मशीन की लागत या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दोनों में से कम है उसकी छूट आपको मिलेगी। और अगर आप पैसा कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर देते हैं तो भी ये छूट प्राप्त होगी। शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रमों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने पर भूमि भवन और मशीनरी पूंजी लाभ में छूट, धारा 54 या अंडर सेक्शन 54G(A)। अगर आप शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को विशेष आर्थिक क्षेत्र में, जो स्पेशल इसके लिए बना है इंडस्ट्री के लिए, उस क्षेत्र में ले जाते हैं तो आपको छूट मिलेगी। जो आप शहरी क्षेत्र का इंडस्ट्रियल पार्ट बेचेंगे उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उससे आप विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि भवन या मशीन खरीदेंगे तो छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया वो, या ये नई भूमि भवन मशीन खरीदी उसकी लागत जो दोनों में से कम होगा उसकी छूट मिलेगी। और ये नया औद्योगिक भवन, भूमि भवन, मशीन आपको अगले 3 सालों में पुनः नहीं बेचना है। अगर आप बेचते हैं तो नया और पुराना दोनों पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। तो ये छूट स्पेशली आपको याद रखनी है क्योंकि ये छूट आपको देनी रहती है सवाल में। अगर रिहायशी मकान के बदले रिहायशी मकान खरीद ले, कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि खरीद ले, भूमि भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से नया औद्योगिक भूमि भवन क्रय कर ले, भूमि भवन के हस्तांतरण से कोई बॉन्ड्स परचेस कर ले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई स्पेशल यूनिट्स परचेस कर ले, और अदर प्रॉपर्टी बेचकर रेसिडेंशियल हाउस परचेस कर ले, और रूरल शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाते हैं और शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उपक्रम को विशेष आर्थिक क्षेत्र में ले जाते हैं, तो ये छूट स्पेशली करदाता को मिलती है। नेक्स्ट देखें, इन छूट के बाद कुछ विशेष स्पेशल इसमें जो एग्जेम्पशन रहते हैं। यदि कंपनी के अंश या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को
स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचकर उन पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ प्राप्त होता है और उन पर प्रतिभूति व्यवहार कर चुकाया जाता है, तो 1 लाख रुपए तक का लाभ क्या होगा? कर मुक्त होगा। ठीक है, ये यूनिट्स आप स्टॉक एक्सचेंज से के माध्यम से बेच के इस पर कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है और इसमें आप प्रतिभूति व्यवहार कर पे करते हैं तो 1 लाख रुपए तक की ये छूट आपको मिलेगी। सेकेंड है, यदि दीर्घकालीन अंशों जिन पर प्रतिभूति व्यवहार कर नहीं चुकाया गया है और 10% कर चुकाने का विकल्प अगर आप लेते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है ये आपको मैं बता दूं, 20% टैक्स लगता है। बट आप चाहते हैं कि हम 10% ही टैक्स पे करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म होने के बाद भी आप उसकी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकालें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही उसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दीर्घकालीन ऋण पत्रों एवं बॉन्ड्स की सूचकांकित लागत ज्ञात नहीं की जाती। ये रूल बनाया हुआ है कि लॉन्ग टर्म होने के बाद भी डिबेंचर और बॉन्ड्स का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होता है। 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद प्राप्त बोनस अंशों की लागत शून्य होगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के पहले की अगर बोनस शेयर आपको पता है फ्री में मिलते हैं। शेयर आपने किसी कंपनी के परचेस किए हैं और वो बोनस शेयर निकलता है, तो आपके पास जितने, जैसे 5 शेयर पे 1 बोनस शेयर मिलता है, 4 शेयर पे 1 शेयर बोनस शेयर मिलता है, तो वो फ्री में मिलते हैं। और अगर ये बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेस मिले हैं आपको, तो 1 अप्रैल 2001 की जो मार्केट वैल्यू उस पर कैलकुलेट हो जाएंगे। बट उसके बाद मिले हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू तो रहेगी नहीं, उसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेते हैं, और इसकी कास्ट ऑफ एक्विजिशन चूँकि ये फ्री में मिले हैं तो कुछ भी नहीं रहेगी, शून्य रहेगी। इंडेक्स जैसे हमने लिया था कि अपॉन में क्या आता है? परचेजिंग ईयर इंडेक्स, तो ये इंडेक्स 2001-2002 बेस ईयर से लिए गए हैं, जो 100 है, फिर 105 है 2002-2003, ऐसे 2024 से 25 तक के ये इंडेक्स दिए हुए हैं। ये इंडेक्स क्वेश्चन में दिए हुए भी रहते हैं, और बाय चांस नहीं दिए हों तो आपको ये थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, तो ये इंडेक्स आप रिवाइज। अब हमने कैपिटल गेन हेड को अच्छे से देखा है, अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूंजी संपत्तियां कितने प्रकार की होती है? हमने ऊपर पढ़ा था 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, अनेकों प्रकार की। कितने प्रकार की होती पूंजी संपत्तियां? तो हमने अभी इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट देखा तो उसमें देखा था पूंजी संपत्तियां 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो इसका सही आंसर है A2। सेकंड क्वेश्चन है, अचल संपत्तियां दीर्घकालीन कब मानी जाती है? 12 माह से अधिक, 36 माह से अधिक, 24 माह से अधिक और 36 माह से कम। तो हमने ऊपर टेबल के माध्यम से देखा था अचल संपत्तियां कितनी अवधि की रहती हैं? 24 माह से अधिक हो तो वो दीर्घकालीन रहती है, 24 माह या उससे कम हो तो अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पूंजी लाभ में छूट किस धारा के अंतर्गत प्राप्त होती है? अंडर सेक्शन 48, अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 47, अंडर सेक्शन 51। तो हमने जस्ट अभी इसकी छूटें पढ़ी थी, तो किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ी थी? 54। तो सही आंसर रहा इसका बी, अंडर सेक्शन 54। यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन हेड कंप्लीट होता है। अदर हेड है एक और,
कैपिटल गेन के बाद एक और हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये क्या है? तो देखिए, हमने सैलरी हेड देखा अदर लेक्चर में कि कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में चली जाती है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या होता है? अगर आपके पास मकान है वो रेंट पे आप देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशन में है तो उसकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। कैपिटल गेन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कैपिटल प्रॉपर्टी, उससे कोई गेन या लॉस होती है तो वो कैपिटल गेन में आ जाती है। अब अदर सोर्सेस में क्या आता है? इनको छोड़ के और भी तो इनकम होती है हमारी। तो आप कहेंगे और कौन सी इनकम होती है? तो देखिए, यह आय का कौन सा है? अंतिम शीर्षक है। जो आय प्रथम 4 शीर्षकों में न आती हो वो इस शीर्षक में शामिल होगी। जैसे ब्याज, बैंक से ब्याज मिलता है ना, हमारे अकाउंट में पैसे हो तो उस पर ब्याज मिलता है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो लाभांश मिलता है। संचालक शुल्क आकस्मिक आय होती है। आकस्मिक आय भी होती है, कभी हम कोई लॉटरी टिकट परचेस कर लेते हैं और वो लॉटरी लग जाती है तो वो भी तो इनकम है। तो रॉयल्टी है, कोई चीज़ का हम कॉपीराइट पेटेंट करवाते हैं तो हमको रॉयल्टी मिलती है। तो इस तरीके से जो आय उन 4 शीर्षकों में शामिल नहीं होती है वो आय इस शीर्षक में शामिल करेंगे। इस शीर्षक में हम अन्य साधनों से आय के नियम, अन्य साधनों से आय की गणना विधि को समझेंगे। विद्यार्थी इस शीर्षक में अन्य साधनों से आय के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उदाहरण द्वारा उसकी गणना विधि को जानेंगे। इसके नियम मैंने एक टेबल के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। इसमें जो आय आती है, जैसे अवयस्क बच्चों की आय, अवयस्क बच्चों की आय किस में शामिल होती है? उस पर तो टैक्स लगता नहीं है। उसकी आय उसके माता पिता में से जिसकी आय ज़्यादा हो उसमें इंक्लूड होती है। तो अवयस्क बच्चा अगर किसी टैलेंट के द्वारा या कैसे भी वो आय प्राप्त करता है तो उसकी 1500 रुपये प्रति बच्चा आय कर मुक्त है और शेष राशि हम अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल करेंगे। परिवार पेंशन, किसी करदाता को फैमिली पेंशन मिलती है तो उसका 1/3, जितनी भी पेंशन उसको मिलती है उसका 1/3 या 15,000 रुपये, जो कम है उतनी राशि टैक्स फ्री होगी। सपोज़ उसे 60,000 रुपये मिलते हैं या 90,000 रुपये मिलते हैं तो 90,000 का 1/3 कितना हुआ? 30,000 या 15,000, जो कम है, मतलब 15,000 की छूट मिल जाएगी। 90,000 में से 15,000 हम माइनस करेंगे तो शेष राशि जो बचेगी 75,000 वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। पोस्ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और उस पर ब्याज मिलता है, तो अगर सिंगल अकाउंट है, आपका सिंगल नाम से अकाउंट है तो 3,500 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है। और अगर आपका संयुक्त खाता है, 2-3 व्यक्तियों का इकट्ठा खाता है या 2 व्यक्तियों का इकट्ठा है तो 7,000 रुपये तक कर मुक्त है ब्याज, उसके आगे टैक्सेबल होगा। जैसे सपोज़ आपको ब्याज मिला 10,000 रुपये, तो अगर सिंगल खाता है तो 3,500 माइनस होके बाकी 6,500 टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर संयुक्त खाता है तो 10,000 में से 7,000 माइनस होके 3,000 टैक्सेबल इनकम रहेगी। बैंक में स्थायी जमा खाते का ब्याज, अगर आपकी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट है ना, फ़िक्स डिपॉज़िट है और यदि ब्याज की राशि 40,000 रुपये तक है, मतलब 40,000 या 40,000 से कम है ब्याज की राशि, और वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनकी 50,000 से कम है तो वास्तविक राशि टैक्सेबल होगी जो लिखी है। जैसे 40,000 से कम, उनको 35,000 फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज मिला तो 35,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ब्याज 40,000 से ज़्यादा है और नेट राशि दे रखी है, नेट राशि कैसे? जैसे दे दिया कि फिक्स डिपॉजिट है, उस पर उसको ब्याज प्राप्त हुआ 50,000 रुपये, प्राप्त हुआ शब्द, ब्याज से आय दिया है 50,000 तो वो तो दे रखी डायरेक्ट लिख देंगे, पर प्राप्त ब्याज दे रखा है और वो राशि कितनी है? 40,000, और वरिष्ठ नागरिक की दशा में 50,000 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे? नेट इंटरेस्ट लेंगे इंटू 100 और अपॉन डिवाइड बाय 90 से ग्रॉसअप करके जो ग्रॉसअप अमाउंट आएगी उसको हम टैक्सेबल करेंगे। फिर बैंक के बचत खाते का ब्याज,
पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज पे तो छूट मिलती है, सिंगल हो तो 2-3-500 और जॉइंट हो तो 7,000। बट अगर बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो उसका पूरा ब्याज टैक्सेबल होता है। हाँ, अब है भारतीय कंपनी व म्यूचुअल फंड के लाभांश। अगर आपको भारतीय कंपनी से लाभांश मिलता है, म्यूचुअल फंड से लाभांश मिलता है, तो 5,000 रुपये तक की राशि मिलती है लाभांश में। डिविडेंड आपको 5,000 रुपये या उससे कम मिलता है तो प्राप्त राशि जो भी मिली है वो टैक्सेबल होगी। 5,000 से अधिक सकल राशि दी है, जैसे आपको दिए कि लाभांश से आए 7,000 रुपये, ऐसे दे रखा है तो दी गई राशि टैक्सेबल होगी। और 5,000 रुपये से अधिक शुद्ध ब्याज दिया है, जैसे हमको दे दिया है कि लाभांश से प्राप्त अंशों से प्राप्त लाभांश 9,000 रुपये, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, प्राप्त राशि दे रखी है तो शुद्ध आय मतलब 9,000 इंटू 100 अपॉन में 90, तो वो कितना आ जाएगा 10,000, वो टैक्सेबल होगा। इनमें एक बात हो रही है कि किसी भी व्यय की कटौती, जैसे आपने वो डिविडेंड इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति को रख रखा है, उसको आप सैलरी देते हैं, है ना, वो डिविडेंड इकट्ठा करके आपके अकाउंट में जमा करता है, उसको आप उसका कमीशन या उसको सैलरी देते हैं, तो वो कोई भी खर्चा अलाउ नहीं है इस पर। आपको जो भी लाभांश मिला है वही हमको बाहर लेना रहेगा। आकस्मिक आय, आकस्मिक आय किसको कहते हैं, अचानक हो जाए। जैसे सपोज़ आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी लग गई, ये कौन सी आय, आकस्मिक आय है। जैसे आपको रास्ते में एक पर्स मिल गया, उसमें कुछ पैसे थे, ये कौन सी आय हुई, आकस्मिक आय हुई। अगर आकस्मिक आय सकल राशि दी है कि आकस्मिक आय इतने रुपए हुई, तो वो तो दी गई राशि आ जाएगी। पर शुद्ध राशि होने पर, शुद्ध राशि मतलब आकस्मिक आय से प्राप्त राशि, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आप पैसे जीतते हैं, तो आपके अकाउंट में कितना राशि आती है, टैक्स कट के राशि आई, तो वो राशि तो आपको मिली है, वास्तव में आपको आपका बना कितना, पैसा कितना बना, तो जो भी शुद्ध आय है इंटू 100 अपॉन 70 क्यों करते हैं, क्योंकि आकस्मिक आय पे 30% टैक्स लगता है, इसलिए अपॉन में 70 लेके इसको ग्रॉसअप किया जाता है और ग्रॉसअप राशि पे टैक्सेबल होती है। अस्पष्ट साधनों से आय, अस्पष्ट साधन क्या होते हैं, आपके अकाउंट में कोई 20,000 रुपये की राशि लिखी हुई है, अब आप ये नहीं बता पा रहे कि राशि आई कहाँ से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप अगर ये नहीं बता पा रहे कि राशि आई कहाँ से, तो वो राशि इस अदर सोर्सेस में ऐड होगी, और किसी हेड में तो आप ऐड कर नहीं पाएंगे, तो वो इनकम किस में ऐड होगी, इस हेड में आएगी। रॉयल्टी, आपको पुस्तक लिखते हैं तो रॉयल्टी मिलती है, तो किसी भी चीज़ से अगर आपको रॉयल्टी मिली है तो प्राप्त आय में से खर्चे, इसमें खर्चे अलाउ है ना, आपने कोई खर्च किया है वो रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए, तो वो माइनस करके शेष राशि कर योग्य होगी। फिर है उप किराएदार से आय, उप किराएदार किसको कहते हैं, आपने एक मकान किराए से लिया, सपोज़ उसका किराया 5,000 रुपये था, आपने क्या किया, उसका आधा पोर्शन किसी और को किराए पे दे दिया। अब आधा पोर्शन दिया पर 4,000 में दिया, आधे पोर्शन में तो आप खुद रह रहे हैं, आधा पोर्शन आपने क्या किया, वापस से किराए पे दे दिया, तो अब आप उस आधे पोर्शन का किराया कितना चुका रहे हो, 2,500, पर उससे ले कितना रहे हो, 4,000, तो 1,500 रुपये आपकी इनकम हो रही ना, तो वो कौन सी इनकम कहलाती, उप किराएदार से आय। तो ऐसी आय इनकम आएगी, इसमें क्या करेंगे, चुकाया गया किराया और अन्य व्यय घटा देंगे, क्योंकि आप चुका रहे ना, आधे मकान का किराया 2,500 तो आप दे ही रहे हो, और 4,000 में आपने किराए पे दिया, तो आपको वास्तव में मिल कितना रहा, इनकम कितनी हो रही, 1,500 रुपये, तो 1,500 की राशि क्या होगी, कर योग्य होगी। फिर है नगद या संपत्ति का उपहार, अगर आपको उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वो भी किस हेड में लेंगे, इसी हेड में लेंगे, अदर सोर्सेस में। अब गिफ्ट में हमको ये देखना पड़ेगा कि विवाह अवसर या निकट के रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार कर मुक्त है। विवाह के अवसर में कोई भी उपहार मिले सारे टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। रिश्तेदारों से मतलब आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, अपने रिश्तेदार जिसको आप कह सकते हैं कि मेरा रिश्तेदार है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, रिश्तेदारों से जो उपहार मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री है।
उपरोक्त के अलावा अन्य अवसरों पर, मतलब विवाह का अवसर छोड़ दो, अन्य अवसर मतलब आपके बर्थडे पे उपहार मिला, और किससे मिला? अन्य व्यक्तियों से, है ना। और तो वो राशि 50,000 रुपये तक का तो उपहार कर मुक्त है। 50,000 से ज़्यादा मिले, जैसे 80,000 रुपये मिले, तो वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। ये नहीं कि आप 50,000 माइनस करके 30,000 को इनकम बताएंगे, आपको पूरा 80,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसकी इनकम बतानी पड़ेगी। अन्य व्यक्तियों से 50,000 से कम उपहार मिलेगा तो कर मुक्त, और 50,000 रुपये से अधिक का उपहार क्या होगा? संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। फिर अपर्याप्त प्रतिफल के बदले संपत्ति क्रय करना। आपने कोई संपत्ति परचेस की है, वो संपत्ति जैसे सपोज 50,000 की थी, आपने 30,000 में ही खरीद ली, तो अंतर की राशि 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 50,000 की संपत्ति आपने 30 में खरीद ली तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि अंतर की राशि क्या है? 20,000 रुपये ही है। अगर अंतर की राशि 50,000 से ज़्यादा हो, जैसे सपोज 2 लाख की संपत्ति है और आपने उस व्यक्ति से 1 लाख में ही ले ली, उसको बहला फुसला के या कैसे भी करके उससे वो प्रॉपर्टी 1 लाख में ही ले ली। अब 2 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली, उसको अपर्याप्त प्रतिफल दिया, तो वास्तविक अंतर की राशि कितनी? 1 लाख है, तो अंतर की राशि क्या हो जाएगी? कर योग्य हो जाएगी। फिर है विभिन्न प्रतिभूतियों पर ब्याज। गवर्नमेंट की बहुत सी सिक्योरिटी होती है, उनके आपको ब्याज की इनकम होती है। अब वो सिक्योरिटी किस तरह की हो सकती? कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका ब्याज टैक्स फ्री होता है, क्योंकि इसके साथ ही लिखा हुआ टैक्स फ्री। फिर करयुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसका ब्याज क्या होगा? टैक्सेबल होगा। जितनी राशि हमको दे रखी है उतनी पूरी राशि कर योग्य होगी। कर मुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर उसका ब्याज मिलता है तो उसको आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। और ग्रॉसअप कैसे होगा? जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटू 100/90, तो जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिखेंगे। करयुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, करयुक्त लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर ब्याज की राशि दी है, कितना ब्याज मिला वो राशि दी है, तो इंटरेस्ट इंटू 100/90 ग्रॉसअप करके राशि लिखेंगे। और अगर उसमें परसेंटेज दे रखा है हमको, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी खरीदी, उस पर इंटरेस्ट दे रखा है 9%, तो 1 लाख का 9%, 9,000 क्या हो जाएगा? टैक्स इनकम में आ जाएगा, अदर सोर्सेज की इनकम में। अन्य आय, अन्य आय और कौन सी बच गई? ये आय तो हमने इतनी सारी तो देख ली जिसमें कंडीशन थी। संचालक शुल्क है, परीक्षा पारिश्रमिक है, विदेशी कृषि भूमि की आय है, अन्य पारिश्रमिक है, कोई आप लेक्चर देते हैं उसकी इनकम है, संसद सदस्य और विधायकों का वेतन और भत्ते हैं, आदि आय व्यय घटाकर कर योग्य होगी। इनमें से जो भी इसका खर्चा लगा है, जैसे डायरेक्टर फीस आपको मिली, उसमें आपने 2,000 का खर्चा कर दिया, कहीं आए गए तो उसके लिए खर्च हो गया, तो वो माइनस करके वो राशि क्या होगी? टैक्सेबल होगी। अब इसमें ये देखना है, कुछ मदों की आय पर व्यय के संबंध में अस्वीकृत कटौती है। कुछ आय ऐसी होती है, जैसे कुछ आय तो मैंने ऊपर बता दी कि उसमें खर्चे अलाउ नहीं होते, तो कौन कौन सी खर्चे ऐसे हैं जो अलाउ नहीं हैं? इसमें पहला आकस्मिक आय के संबंध में किए गए व्यय। आकस्मिक आय का जैसे मैंने बताया था लॉटरी की आय। अब लॉटरी के आय में आपने लॉटरी टिकट खरीदा ना, वो टिकट 100 रुपये का था या 200 रुपये का था, वो खर्चा अलाउ नहीं है। आपने लॉटरी टिकट 50,000 का खरीदा, 50,000 की लॉटरी वाला टिकट था, वो 100 रुपये का था। अब आपकी लॉटरी लग गई, आपको 50,000 रुपये मिले, पर उसको खरीदने का 100 रुपये का खर्च भी तो आपको हुआ, पर उस खर्चों की कटौती अलाउ नहीं है। जुआ शर्त आदि में हानि, अगर आप जुआ खेलते हैं या शर्त लगाते हैं, किसी से शर्त लगाई, एक शर्त लगाई, उसमें आप को लॉस हो गया, आप शर्त जीते नहीं, तो 10,000 का लॉस हो गया। पर एक और शर्त लगाई थी, उससे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, वो शर्त आप जीत गए। तो ऐसा नहीं कि आप 20,000 में से 10,000 माइनस करके 10,000 इनकम बता दें। आपको जो 20,000 जीते हैं वो पूरा बताना पड़ेगा, 10,000 की लॉस उससे कवर नहीं होगी। भारत के बाहर बिना उद्गम स्थान पर कर की कटौती किए चुकाया गया ब्याज और अन्य व्यय। आपने कोई इनकम कमाने के लिए खर्च किया,
और वो खर्च आपने इंडिया के बाहर पे किया, तो इंडिया के बाहर अगर आप कुछ पे करते हैं तो आपको टैक्स चुकाना रहता है। अगर आपने बिना टैक्स चुकाए वो खर्च कर दिया है, बाहर भेज दिया है, तो वो आय क्या होगी, वो खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड होगा, उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। अंश व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर हानि, कमीशन व अन्य व्यय का भुगतान। अंश व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर अगर लॉस होती है, आपने कोई सिक्योरिटी बेची, तो प्रॉफिट लॉस इसमें थोड़ी आता है। प्रॉफिट लॉस किस में आता है, कैपिटल गेन में आता है। तो वो अगर इसमें दिया है तो हम उसको नहीं लेंगे। अन्य व्यय का कोई भुगतान किया है तो वो भी नहीं आएगा। करदाता के व्यक्तिगत व्यय, पर्सनल एक्सपेंसेस करदाता कुछ करता है तो वो नहीं आते हैं। बिना अकाउंट पे चेक के 10,000 से अधिक का भुगतान, आप चेक से चाहे जितना पेमेंट करें वो तो अलाउ है, बट अगर कैश में 10,000 से ज़्यादा किसी को पेमेंट किया जाता है तो वो पेमेंट डिसअलाउड होता है, उसकी छूट नहीं मिलती है। ये कुछ आय इस प्रकार की है जो टैक्स फ्री है आयकर अधिनियम के अनुसार। भारतीय कृषि भूमि की आय, भारत में कृषि भूमि से जो भी आय होती है वो टैक्स फ्री रहती है। हिंदू अविभाजित परिवार और साझेदारी फर्म की आय में हिस्सा, चूँकि हिंदू अविभाजित परिवार पे टैक्स कैलकुलेट अलग से होता है, फर्म की आय पे टैक्स कैलकुलेट अलग से होता है, इसलिए वो आय यहाँ पे कर मुक्त है। सांसद सदस्यों को प्राप्त सभी प्रकार के भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। विधायकों को प्राप्त दैनिक एवं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ये टैक्स फ्री है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और राजकीय पुरस्कार जो मिलते हैं वो टैक्स फ्री है। कुछ विशिष्ट प्रमाण पत्रों का ब्याज ये टैक्स फ्री है। वीरता पुरस्कार, कुछ विशिष्ट बॉन्ड्स का ब्याज, सैन्य कार्य के दौरान मृत सैनिकों के परिवारों को प्राप्त पारिवारिक पेंशन ये फ्री है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए नियोक्ता से जो राशि प्राप्त होती है वो टैक्स फ्री है। कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवार को नियोक्ता से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। कुछ मदों की आय पर व्यय के संबंध में अस्वीकृत कटौतियाँ, कौन कौन से व्यय अस्वीकृत है, अब इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, श्री प्रसाद की गत वर्ष की आयों का विवरण निम्नानुसार है। अधिकार शुल्क, बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज, लॉटरी से प्राप्त राशि, विवाह अवसर पर माता पिता से प्राप्त उपहार, भारत में स्थित कृषि भूमि से आय, भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश, प्लांट के विक्रय पर लाभ। उन्होंने 5,000 रुपये के लॉटरी टिकट क्रय किए। लाभांश संग्रहण व्यय 300 रुपये और अधिकार शुल्क संबंधी व्यय 1,000 रुपये हुए। उपयुक्त विवरण से श्री प्रसाद की अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। तो इसकी गणना कैसे की जाएगी? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ मिस्टर प्रसाद। सर्वप्रथम देखिए, अधिकार शुल्क 20,000 रुपये, रॉयल्टी कितनी मिली? 20,000। और हमने अभी रूल में देखा था कि इसके खर्चे अलग होते हैं, तो रॉयल्टी की इनकम को अर्न करने के लिए हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ? 1,000। तो 20,000 माइनस 1,000 तो टैक्सेबल कितना होगा? 19,000, 19,000। बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज, तो हमने देखा था कि बैंक में जो स्थायी जमा का ब्याज होता है वो पूरा टैक्सेबल होता है, 40,000। फिर थर्ड पॉइंट है लॉटरी से प्राप्त राशि, 56,000। लॉटरी के टिकट खरीदने में खर्च भी दिया है 5,000 रुपये, बट लॉटरी के व्यय अलाउ नहीं होते हैं, ये अभी हमने रूल में देखा। तो सिर्फ लॉटरी से जो राशि प्राप्त हुई है 56,000 ये रहेगी टैक्सेबल, इस पर कोई खर्च अलाउ नहीं होगा। इसके बाद है भारत में स्थित कृषि भूमि से आय, विवाह अवसर पर माता पिता से प्राप्त उपहार। पहले तो ये विवाह अवसर है और दूसरा रिश्तेदारों से मिला है, तो ये दोनों कंडीशन ऐसी है जिसमें ये आय क्या होगी? पूर्णतया कर मुक्त होगी। इसके बाद है भारत में स्थित कृषि भूमि से आय, ये भी हमने देखा था अभी कर मुक्त आयों में हमने देखा था कृषि भूमि की आय क्या है? पूर्णतया कर मुक्त है, तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर टैक्स फ्री। नेक्स्ट है हमारे भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश। भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश हमने ये देखा था 5,000 रुपये तक का लाभांश है, तो वो पूरा ऐसा का ऐसा टैक्सेबल होगा। 5,000 से ज़्यादा होता है वो प्राप्त राशि होती है, तो उसको हम क्या करते हैं? ग्रॉस अप करते हैं, तो ये 5,000 का लाभांश टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट है प्लांट के विक्रय पर लाभ। अब क्रय विक्रय की साइड में आता है,
कैपिटल गेन में आता है, अदर सोर्सेस में तो नहीं आता है, इसलिए ये इनकम यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो इस तरीके से हमारी टैक्सेबल इनकम होगी 1,20,000, 1,20,000। फिर हम नीचे नोट्स दे सकते हैं कि कौन कौन सी इनकम हमने किस रीज़न से नहीं ली। जैसे विवाह अवसर पर प्राप्त उपहार करमुक्त होते, इसलिए हमने नहीं लिए। भारत में स्थित कृषि भूमि की आय भी करमुक्त होती, इसलिए हमने नहीं ली। प्लांट के विक्रय पर लाभ इस मद की आय नहीं है। किस मद की आय है? ये कैपिटल गेन की है, इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिया है। और लॉटरी टिकट क्रय, लाभांश संग्रहण व्यय क्या होते हैं? डिसअलाउड होते हैं, इसको नहीं लिया जाता है, इसलिए हमने उसको भी नहीं लिया है। इस तरीके से ये अदर सोर्सेस हेड आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉटरी से आय किस प्रकार की आय? आकस्मिक आय है, पेशे की आय है, पूंजी संपत्ति है, या व्यापार की आय है? तो आकस्मिक आय किस तरह की आय है? लॉटरी की आय किस तरह की आय है? तो लॉटरी की आय आकस्मिक आय के अंतर्गत आती है, क्योंकि लॉटरी क्या होती है? ऐसी आय होती है जो पहले से हमको पता नहीं होता है कि लगेगी या नहीं लगेगी। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, अवयस्क बच्चे की आय करमुक्त होती है। अवयस्क बच्चे की आय करमुक्त होती है, कितनी रुपए तक की होती है? 2,500 रुपये प्रति बच्चा, 1,500 रुपये प्रति बच्चा, 3,000 रुपये प्रति बच्चा, या 4,500 रुपये प्रति बच्चा। तो ये हमने देखा था, फर्स्ट ही पॉइंट था हमारा, है ना, मेन पॉइंट्स में। तो कितना था? 1,500 रुपये प्रति बच्चा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार क्या है? क्या है रिश्तेदारों से? करयुक्त है, करयोग्य है, करमुक्त है, उपरोक्त सभी क्या है? तो हमने देखा था कि रिश्तेदारों से उपहार मिले या विवाह के अवसर पर उपहार मिले, वो क्या होते हैं? पूर्णतया करमुक्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी वाला, करमुक्त। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। आप अगर इसकी और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को ले सकते हैं, इन साइट्स पे आप जा सकते हैं। आज इतना ही, आगे और किसी लेक्चर के साथ अपन रूबरू होंगे। थैंक यू।